नमस्कार। आज का वीडियो है आर्थराइटिस पे, जिसे गठिया के नाम से जाना जाता है, जो हड्डियों और जोड़ों का रोग है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये बढ़ती उम्र के साथ आने वाला रोग है, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतें, पर्यावरण में हो रहे असमय बदलाव और प्रदूषण के कारण ये बहुत आसानी से जवानों और बच्चों में भी देखा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों होता है आर्थराइटिस, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे आयुर्वेद और योग के साथ अपने जीवन और खान पान की आदतों को कुछ बदलकर हम इस रोग से काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। इसमें सबसे पहला कारण है बढ़ती उम्र। 50 साल की उम्र के बाद से जोड़ों में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, जिनकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। साथ ही साथ मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी से आर्थराइटिस की समस्या आ जाती है। बहुत देर तक खड़े रहकर काम करने से, बहुत देर तक बैठे रहकर काम करने से भी ये समस्या हो सकती है। कोई ऐसी चोट जो पूरी तरह से ठीक ना हुई हो, वो भी कई बार आर्थराइटिस को जन्म दे सकती है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो वो आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस की समस्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसे और भी कई कारण होते हैं, जैसे तनाव और चिंता से भी आर्थराइटिस हो सकता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपके पेट में गड़बड़ी रहती है, तो वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को जन्म देती है, जिनकी वजह से आपको आर्थराइटिस हो सकता है। तो ऐसे कई और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। अब जान लेते हैं आर्थराइटिस के लक्षणों को, सिम्टम्स को। जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आना। दर्द और सूजन के साथ कई बार जोड़ लाल हो जाते हैं, उनमें लालिमा आ जाती है। उठकर बैठने में दिक्कत होना और बैठकर उठने में दिक्कत होना। चलते समय तकलीफ होना। कई बार कई केसेस में देखा गया है कि दर्द और सूजन के साथ साथ बुखार भी होता है, कमजोरी भी महसूस होती है, थकान भी महसूस होती है। कई बार जोड़ों में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, जैसे हाथों की उंगलियों का मुरझाना, पैरों की उंगलियों का मुरझाना, घुटनों का मुरझाना। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है। अब अगर बात करें कि आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है, तो आर्थराइटिस कई प्रकार का हो सकता है, जिसका आधार होता है कि यह शरीर के किस हिस्से में हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। लेकिन मुख्यतः आर्थराइटिस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से अगर आर्थराइटिस हुआ है तो उसको गाउट आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों में लुब्रिकेशन की कमी की वजह से अगर आर्थराइटिस हुआ है तो उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। और अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, जोड़ों में सूजन है, तो उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर आर्थराइटिस का उपचार करना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है, शरीर के किस हिस्से में हुआ है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब 3 तरह के मुख्य आर्थराइटिस को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि आपके अपने ही शरीर का प्रतिरोधी तंत्र, यानी आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने ही शरीर की सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसका कारण कुछ बैक्टीरियाज को भी माना गया है, कुछ वायरसेस को या कुछ फंगस को भी इसका कारण माना गया है। इसका कारण कभी कभी कोई पुरानी चोट जो पूरी तरह से ठीक ना हुई हो, वो भी हो सकती है। पर्यावरण में हो रहे जो बदलाव, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो गया हो, या इसका कारण वंशानुगत भी माना गया है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के। अब अगर इसके सिम्टम्स को समझें तो इसमें आपके जो मेजर जॉइंट्स हैं, ज़्यादातर ये आपके मुख्य जोड़ों में होता है, जिसमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है, और सूजन और दर्द के साथ उसमें रेडनेस होती है। साथ ही साथ इसमें बुखार, कमजोरी, हरारत और आपके जोड़ों में अकड़न होती है। सुबह उठते ही उंगलियां मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा शरीर अकड़ता है और पूरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। दूसरा आर्थराइटिस है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है, जो एक मुलायम कुशन की तरह काम करता है उनके बीच में, वो घिसने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ आपस में टकराने लगते हैं और चलते समय असहनीय पीड़ा होती है।
इसका कारण बढ़ती उम्र हो सकता है, जैसे 50 के बाद ये कार्टिलेज थोड़ा थोड़ा घिसने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो ये कम उम्र में भी हो सकता है। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर घुटने के रोगी इसमें मिलते हैं। तीसरा आर्थराइटिस होता है गाउट आर्थराइटिस। गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से जोड़ों में हड्डियों में दर्द होता है। जब ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये ब्लड के थ्रू हमारे जोड़ों में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से जोड़ों का मूवमेंट रुकता है। यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, खान पान में गड़बड़ी, और कभी कभी ये आनुवांशिकता की वजह से भी होता है। यूरिक एसिड बढ़ता है तो कौन कौन से जोड़ों में दिक्कत आती है, वो होते हैं पैर के अंगूठे, हाथों की उंगलियों के जोड़, टखने और घुटने, जिनकी वजह से इनमें सूजन आ जाती है, अकड़न आ जाती है और बहुत तेज दर्द होता है। अब समझते हैं यूरिक एसिड कैसे बनता है। शरीर में प्यूरिन नाम का कंपाउंड, जो खाद्य पदार्थ से ही शरीर में आता है, जब वो टूटता है तो वो यूरिक एसिड बनाता है। वैसे तो ये यूरिक एसिड ब्लड में मिलकर किडनी तक पहुंचता है और किडनी से यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, तो ये क्रिस्टल्स फॉर्म में जोड़ों में जमा होने लग जाता है, जिनकी वजह से जोड़ों में आर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है। ये किन किन खाद्य पदार्थों में मिलता है, वो हैं सी फूड, ऑर्गन मीट्स, कुछ तरह के अल्कोहल जैसे बियर। तो ज़्यादा अच्छा है जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत आ रही है, वो ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, और वैसे भी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत कम से कम करें अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो। आइए जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से आर्थराइटिस यानी गठिया के क्या कारण बताए गए हैं और इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार गठिया का मुख्य कारण असंतुलित वात दोष माना गया है। गठिया के मुख्य कारणों और वात दोष को आधार मानकर आयुर्वेद में 3 तरह के आर्थराइटिस माने गए हैं, जो है आम वात, संधिगत वात और वात रक्त। आम वात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आम वात खराब आम और असंतुलित वात के कारण होता है। आम का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि कमज़ोर पाचन तंत्र की वजह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे शरीर में जमा होने लग जाता है, और ये खास तौर पे कमज़ोर जोड़ों में जमा होता है, जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम वात हो जाता है। संधिगत वात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। संधि का मतलब होता है जोड़ और वात का मतलब होता है वात दोष। जब असंतुलित वात जोड़ों में जमा होने लग जाता है, उसकी वजह से होता है संधिगत वात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बढ़ती उम्र के साथ होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी भी हो जाती है और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। वात रक्त यानी गाउट आर्थराइटिस। वात रक्त खराब वात और रक्त के कारण होता है। जब ये खराब वात और रक्त हाथों और पैरों की उंगलियों के जोड़ों में जमा होने लग जाते हैं, तो वात रक्त होता है। ये ज़्यादा नमकीन, मिर्च मसाला और खट्टी चीज़ों का सेवन करने की वजह से होता है, और शारीरिक श्रम कम करने की वजह से होता है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। वैसे तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में और भी गठिया के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्यतः ये 3 ही हैं। अब जान लेते हैं कि आयुर्वेद में वो कौन से तरीके हैं जिनको गठिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि हमने पहले समझा कि आयुर्वेद में गठिया के मुख्य कारण माने गए हैं असंतुलित वात और विषैले तत्वों का शरीर में जमा होना, जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो है आम। आम यानी अनडाइजेस्टेड फूड या सेमी डाइजेस्टेड फूड, जो खराब पाचन तंत्र की वजह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे हमारे शरीर में जो मुख्य जोड़ हैं वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से गठिया रोग होता है। तो इसमें उपचार के लिए औषधीय उपचार जो भी दिए जाते हैं, वो पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए दिए जाते हैं, और पंचकर्म का विधान है। पंचकर्म में अलग अलग तरह के उपचार हैं, जिनसे शरीर से ये अशुद्धियाँ बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इसके साथ वो परहेज किए जाते हैं खान पान में, जिनकी वजह से आपके शरीर में ये अशुद्धियाँ जमा हो रही हैं, तो उनका परहेज किया जाता है।
और पंचकर्म में आपको मसाज दी जाती है शरीर में, जिसकी वजह से जोड़ों में जो भी अशुद्धियाँ जमा हो रही हैं वो अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वहाँ से हट सकें। और स्टीम बाथ दी जाती है, जिसकी वजह से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में बहुत मदद मिलती है। अब जान लेते हैं ऐसे कौन से परहेज होते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है अगर आपको गठिया हो गया है। परहेज के लिए सबसे ज़रूरी है ठंड से बचाव, यानी ना तो ठंडे पानी से स्नान करें, ना ही ठंडी प्रकृति वाली चीज़ों का सेवन करें। और जो भी जोड़ है जिनमें सूजन है, दर्द है, उनको गर्म रखने की कोशिश करें। खान पान के परहेज में कोई भी मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमकीन चीज़ों का सेवन ना करें। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, जैसे लौकी, तोरई, परमल। अगर फ्रूट्स की बात करें तो इसमें अनार, पपीता, अंगूर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अदरक लहसुन का सेवन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसमें। एक परहेज और बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें, जो भी ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं जैसे भारी दालें, उनका सेवन ना करें। मूंग और मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन भारी दालों का सेवन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब योग के वो अभ्यास जान लेते हैं जिनसे गठिया में बहुत लाभ मिलता है। गठिया में जो भी जॉइंट्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं, वो बहुत सख्त हो जाती हैं, वो बहुत अकड़ जाती हैं, जिनकी वजह से उनको हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। योग के अभ्यास इसमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि वो जॉइंट्स, वो मसल्स धीरे धीरे ढीली होने लगती हैं, उनमें लचीलापन बढ़ने लगता है और उन्हें हिलाना डुलाना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता रहता है वैसे वैसे फ़ायदा बढ़ने लग जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में शरीर के छोटे बड़े सभी जोड़ों का व्यायाम हो जाता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे अकड़न कम होती है। इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि जो भी वायु जिन जोड़ों में फंसी होती है वो वायु वहाँ से रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से अकड़न कम होती है। और इसको किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है इसकी कि किसी भी उम्र में इसको किया जा सकता है। और एक चीज़ और है कि सूक्ष्म व्यायाम किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। मान लीजिए रोग कितना भी ज़्यादा बढ़ क्यों ना गया हो, तब भी सूक्ष्म व्यायाम कोई भी कर सकता है। गठिया के रोग में सबसे ज़्यादा शरीर अकड़ता है सुबह उठने के समय। जैसे ही उठते हैं तो शरीर बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ होता है, तो उस समय सूक्ष्म व्यायाम अगर कर लिया जाए तो शरीर के सारे जॉइंट से वो अकड़न हट जाती है और शरीर को चलाना कुछ आसान हो जाता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना ज़रूरी होता है। अब जिन लोगों में अभी रोग की शुरुआत ही हुई है या स्थिति इतनी गंभीर नहीं हुई है, तो वो कुछ आसनों का अभ्यास करके अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं या काफ़ी हद तक अपने आप को इस रोग से बचा सकते हैं। जैसे ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन। ताड़ आसन और तिर्यक ताड़ आसन पूरे शरीर की अकड़न को दूर करते हैं और सारी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जिन आसनों का अभ्यास स्पाइनल कॉर्ड को मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ उसको सही आकार में रखता है, वो है मत्स्य आसन, मरकट आसन, सेतुबंद आसन, मर्जरी आसन। तो इनका अभ्यास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बात कर लेते हैं पाचन तंत्र को सही रखने वाले आसन, जिनको करने से पाचन तंत्र सही रहता है। वो है वज्रासन, वक्र आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, उत्तान पाद आसन, पवन मुक्त आसन आदि। तो इनका अभ्यास भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब जब कुछ आसनों के अभ्यास के बाद शरीर में थोड़ा लचीलापन आ जाए तो सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरे शरीर को तनाव मुक्त करता है, पूरे शरीर को लचीलापन प्रदान करता है और इसके साथ ही मांसपेशियों से तनाव को दूर करके उनको रिलैक्स करता है। रिलैक्सेशन के लिए कुछ आसन और भी किए जा सकते हैं, जैसे बाल आसन, शशांक आसन, भद्र आसन, भुजंग आसन और शवासन। योग निद्रा का अभ्यास भी मन से, शरीर से तनाव को दूर करने में बहुत लाभदायक होता है और इसके साथ ही पूरे शरीर को और मन को रिलैक्स करता है। जैसे जैसे शरीर हल्का होता जाए, लचीला होता जाए, तो आसनों का अभ्यास बढ़ाया जा सकता है, उनका लेवल बढ़ाया जा सकता है। आसनों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि प्राणायाम का लाभ बहुत ज़्यादा होता है। प्राणायाम में करा जा सकता है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सब प्राणायाम आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, आपके मन को शांत करते हैं।
ये शरीर की सफाई के साथ साथ आपके मन की भी सफाई करते हैं, विचारों की भी सफाई करते हैं। अगर आपका शरीर रिलैक्स होता है तो आपके शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, आपके शरीर की हीलिंग बढ़ जाती है। ये इतना ही नहीं करते बल्कि आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंचाते हैं, शरीर के ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, जिससे आपके शरीर की कार्य क्षमता अच्छी होती है, कार्य क्षमता और बेहतर होती है। तो प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप भ्रामरी, ओम का उच्चारण अगर करते हैं तो वो तनाव को बहुत हद तक दूर करता है, एंग्जाइटी को बहुत हद तक दूर करता है। तो तनाव मुक्त रहने के लिए आसन, प्राणायाम और सांसों पे थोड़ा-सा अगर आप ध्यान लगाएँगे तो वो और भी ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। क्योंकि अगर मन शांत है तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। कई सारी बीमारियाँ हमारे तनाव और एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन इनकी वजह से भी आती हैं शरीर में। अगर हम मन से शांत हैं तो कई सारी बीमारियों से हम वैसे भी बच सकते हैं। तो आयुर्वेद और योग के कॉम्बिनेशन से गठिया की परेशानी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और इससे बचाव भी किया जा सकता है। आयुर्वेद और योग की मदद से जुवेनाइल अर्थराइटिस में भी बहुत लाभ मिलता है। जुवेनाइल अर्थराइटिस में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को भी गठिया हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय की। अब किन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि ये समस्या जीवन में आए ही ना, और अगर आ गई है तो नियंत्रित रहें, उनको जान लेते हैं। मोटापे से बचें। ऐसा भोजन लें जो आसानी से पच सके। अपने शरीर में टॉक्सिन्स को जमा ना होने दें। इसका ध्यान रहे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए हमेशा फाइब्रस फूड खाएं। बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने से, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने से बचें। योग को अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप मन से स्वस्थ रहें, शांत रहें। जब आप तनाव से दूर रहते हैं, चिंता से दूर रहते हैं, तो आपका शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहता है। अगर शरीर स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है तो बहुत सारी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि शरीर के साथ अपने मन पर भी ध्यान दें। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि अर्थराइटिस से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात कर सकूं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।